नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल जाते हुए मैंने आपको बताया था कि जिसे पितृ श्राप शब्द यूज़ करते हैं या पितृ दोष वर्ड यूज़ करते हैं, उसका जो उपाय होना है अब सोमवती अमावस को 15 अक्टूबर के रोज़, उसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्म में किए हुए किसी कुकर्म, किसी पाप कर्म, किसी को धोखा देना, किसी के साथ अन्याय करना और फिर इस जन्म में जन्म पत्री में उसी ग्रह का उस पापी प्रभाव में आ जाना या अशुभ प्रभाव में आ जाना। कैसे आता है ये आप सीख चुके हैं। राहु या केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं जो पकड़ लेते हैं। चंद्रमा को पकड़े तो माता से, सूर्य को पकड़े तो पिता से, गुरु को मैंने आपको बताया था पकड़े तो अपने गुरुओं से, मंगल को पकड़ ले राहु केतु तो भाइयों से या अपने ब्लड से, शुक्र को पकड़ ले तो पत्नी से या अपने शरीर की काम की शक्ति से, बुध को पकड़ लें ये राहु केतु तो व्यापार से, बहन से, भूआ से। ये ऐसे 7 पिंड ग्रह जो हैं अगर राहु केतु की पकड़ में आ गए, ठीक इसी प्रकार शनि ग्रह अगर राहु केतु की पकड़ में आ जाए, जिसे प्रेत श्राप कहा जाता है, कारोबार ठप हो जाते हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाते हैं, लेबर के साथ परेशानी हो जाती है, मशीनरी खराब रहती है उस आदमी की जिसका चंद्र शनि खराब हो जाए। तो ये सारा सिस्टम आप लगभग समझ चुके हैं। केवल हमें तो वो दिन ढूंढने होते हैं कब क्या किया जाए, कब क्या ना किया जाए। तो सोमवती अमावस के रोज राहु केतु की शांति होगी। कई बार हमारी जन्म पत्रियों में उच्च योग बने होते हैं जिन्हें राजयोग की हम संज्ञा दे देते हैं। हालांकि मैं राजयोग शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता, पर लोगों को भटका दिया जाता है कि तुम्हारी कुंडली में चंद्र और बृहस्पति गज केसरी राजयोग है, चंद्र और शनि विष योग नहीं है। तो ये थोड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा हमें। अच्छा, यही समझ लीजिए जिन जिनको जीवन में राजपाट प्राप्त हुआ है उन्हें कितना संघर्ष सहना पड़ा है। राजयोग जिन्हें मिले हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री बना, जैसे किसी को राजगद्दी मिली, तो उसे जीवन में जेल भी जाना पड़ा है, संघर्ष भी करने पड़े, क्रांतियां भी करनी पड़ी हैं। पुराने राजाओं के समय में राजगद्दी की जो लड़ाई है, जिसे महाभारत का युद्ध कह देते हैं, तो बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़े हैं, तब जाकर ये राजयोग एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुंडलियों के खेल हैं। राजयोग शब्द अगर आपने इस्तेमाल करना है तो समझ लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, युद्ध तक लड़ना पड़ सकता है अपने राजपाट तक जाने के लिए। तो इन शब्दों को आप छोड़ दीजिए। ज्योतिष अब वो नहीं रहा जो प्राचीन समय में या पिछले कुछ दिनों में इतना ख़राब हो गया था कि लोगों को भटकाया जाता था। अब तो टू द पॉइंट और सीधी बात आपको बताई जा रही है कि जन्म पत्री का मकसद ये होता है। कल मैंने आपको जाते हुए बताया था कि ये जो हमारे स्टोन्स हैं इनका असल में काम क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी नीलम तो पहन लिया पर लॉटरी नहीं लगी, कोई सौदा ही नहीं हुआ, पुखराज तो पहन लिया लेकिन शादी नहीं बनी। इन कामों के लिए स्टोन्स नहीं होते। अगर आप ये सोचकर मुझसे या किसी ज्योतिषी से या किसी एस्ट्रोलॉजर से स्टोन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर नहीं हैं। ज्योतिष के विषय में जो आप मन में सोचकर किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं वो बात पूरी नहीं होगी। नीलम पहनने से केवल शनि की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, सौदे नहीं होंगे। पुखराज पहनने से केवल बृहस्पति की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, शादी के लिए नहीं होता ये रतन। पन्ना पहनकर बुध की एनर्जी हासिल की जाती है, पढ़ाई के लिए नहीं होता। फिरोज़ा पहनकर अपने आप को बुरी प्रेत आत्माओं से बचाया जा सकता है, सिंगर बनने के लिए नहीं होता फिरोज़ा। इस बात को आप याद रख लीजिए। ये रतन हमारे शुभ ग्रह जो जन्म पत्री बता दे, जिसे त्रिकोण कहा जाता है, लगन पंचम नवम, और फिर गोचर में से उनकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल मैंने आपको बताया था 4 अक्टूबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो ये पुखराज जो है, क्या
वक्री ग्रह की शक्ति को खींचकर आपकी बॉडी में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। हालांकि मैंने पहना हुआ है पुखराज, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जब ग्रह की शक्ति ब्रह्मांड से पृथ्वी की तरफ आने के बजाय वक्री होकर उल्टी तरफ जानी शुरू हो जाए या पीछे हटनी शुरू हो जाए, तो ये पुखराज अपना वर्क छोड़ देता है और फिर काम आती है वो शक्ति जो इस पुखराज ने हमारी बॉडी में स्टोर करवाई हुई है। ठीक उसी तरह जैसे बैटरी और इन्वर्टर, जब बिजली चली जाती है तो जो बैटरी में स्टोरेज होती है एनर्जी की, वो थोड़ा बहुत हमें सहायता कर देती है। अब याद रख लीजिए, मैं आपको एक कीमती गोचरीय घटना बताने जा रहा हूं। शनि ग्रह अस्त हो चुके हैं, नोट कीजिए। जिन लोगों ने नीलम पहना हुआ है उन्हें मैं बताने जा रहा हूं कि 8 अक्टूबर से, जो पिछली 8 अक्टूबर से लगभग 11 नवंबर तक शनि अस्त रहेंगे। 8 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे। अब जब शनि अस्त हैं तो जिन हाथों में नीलम है उन दिनों में नीलम शनि की एनर्जी नहीं खींच सकता, लेकिन जिन्होंने नीलम पहना हुआ है पिछले 3-4 महीने से या पिछले 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, उसने नीलम ने वो वर्क किया कि आपकी बॉडी में शनि की एनर्जी स्टोर कर रखी है। इन दिनों में जब कुछ लोग, मान लीजिए किसी का शनि खराब हो, 6ठे 8वें 12वें घर में पड़ा हो, जैसे आपको समझाया जाता है, या अस्त हो या नीच हो, और उन्होंने कभी कोई रेमेडी ना की हो, कभी नीलम विलम ना पहने हो, वो लोग इन दिनों में अधिक से अधिक नुकसान, घाटा, परेशानी खा जाएंगे। और जिन लोगों ने संयोग से पहना हुआ था उनकी बॉडी में शनि की एनर्जी स्टोर होती है। इन दिनों में अगर शनि अस्त भी है, काम तो रुक जाते हैं शनि अस्त होने के कारण, लेकिन जिनकी बॉडी में शनि की एनर्जी नीलम में स्टोर कर रखी है, उनके काम फिर भी हल्के 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 मध्यम रूप से चलते जाएंगे। केवल ये काम होता है रत्नों का, जेम्स थेरेपी का, जो मैं आपको त्रिशक्ति लॉकेट दे देता हूँ, या किसी को मैंने नीलम पहना दिया, किसी को मूंगा, किसी को पुखराज, किसी को ओपल। ये इसलिए पहनाए जाते हैं कि ये हमारी बॉडी में ऐसी एनर्जी स्टोर कर दें कि अगर ये ग्रह अस्त हो, अगर ये ग्रह वक्री हो, अगर ये ग्रह किसी भी प्रकार से डाउन हो जाए, तो हमारी बॉडी में उसकी एनर्जी रहनी चाहिए जो हमारे त्रिकोणपति होते हैं। अगर आप ये सोचकर स्टोन पहनने वाले हैं कि नीलम पहनकर लॉटरी लगेगी, तो भैया नहीं लगेगी। पुखराज पहनकर विवाह होगा, संतान होगी, तो भैया नहीं होगी। पुखराज पहनकर बृहस्पति की एनर्जी स्टोर की जाएगी और जिस दिन योग बनेगा बढ़िया शादी होगी। नीलम पहनकर शनि की एनर्जी स्टोर की जाएगी। जिस दिन शनि ग्रह बढ़िया फल देने वाले होंगे, उस दिन हमारे शनि संबंधित काम, चाहे लोहा है, चाहे प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मशीनरी है, चाहे व्हीकल डीलिंग्स है, काम चलने लग जाएंगे। ये सारा सिस्टम है। तो इस बात को बिल्कुल ओपन वर्ड से सुन लीजिए कि अगर आपको अपनी धनराशि इन रत्नों पर, जेम स्टोन्स पर खर्च करनी है, तो माइंड सेट कर लीजिए ये केवल एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, ना कि रत्न पहनकर कोई अजूबा हो जाएगा, नहीं होगा। और उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता ये अजूबा जिनकी जन्म पत्रियों में सारे ग्रह राहु केतु के बीच होते हैं, जिसे काल सर्प दोष कहा गया है। अगर वो हमारी जन्म पत्री में लगा हुआ हो तो सभी ग्रह राहु केतु में बंद होते हैं। वहाँ पर अंदर हो सकता है बृहस्पति उच्च हो, शनि उच्च हो, मंगल उच्च हो, और हम उन उच्च ग्रहों की तारीफें सुन सुनकर उनके रत्न पहन लें, और कुंडली बंद की हो राहु केतु ने, तो वो रत्न काम नहीं कर पाते। उसके लिए पहले राहु की आभा से निकलना पड़ता है, राहु की शांति करवाई जाती है। राहु नीले रंग में वास करता है, नीले रंग का त्याग करना पड़ता है। केतु की आभा से निकलना पड़ता है, केतु की और राहु की शांति करवाई जाती है। और केतु ब्राउन रंग में रहता है, केतु भूरे रंग में रहता है। जिनको ज़्यादा केतु सताए उन्हें भूरे रंग का भी त्याग कर देना चाहिए।
अन्यथा ब्लू कलर का तो मैं सबको ही कहता हूँ कि राहु से तो बच ही जाना चाहिए, क्योंकि पल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है, मलिन कर देता है ग्रह की शक्ति को, या जिस घर में ही बैठ जाए उस घर को ही खराब कर देता है। कुंडली के जिस घर में राहु बैठ जाए उस घर को खराब कर देता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में राहु को 7वें घर में देखा है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, पेट के ऑपरेशन तक करवा देता है। बहुत सारी जन्म पत्रियों में मैंने राहु को 4थे घर में देखा है। परिवार में विवाद पैदा कर देता है, चेस्ट में परेशानी, हार्ट अटैक तक की संभावना पैदा कर देता है। 4थे घर का राहु अगर खराब हो, कारक सूर्य खराब हो, चतुर्थेश खराब हो, तो 4थे घर में बैठा हुआ राहु सुख की हानि कर देता है। धन स्थान दूसरे घर में बैठा हुआ राहु बहुत अधिक परेशान करता है, दांत खराब कर देता है, वाणी खराब कर देता है, पैसा बर्बाद कर देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये जन्म पत्रियों में और गोचर में तालमेल बनाइए, उन ग्रहों की शांति के रास्ते ढूंढिए, फिर जाकर ये कलर थेरेपी, जेम थेरेपी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये राहु की जो बात है इसे ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर सोमवती अमावस के दिन जिस ग्रह की शांति होनी है उसे राहु और केतु ही कहा जाता है। उन्हीं ग्रहों की पूजा, उन्हीं ग्रहों की सामग्रियाँ, उन्हीं ग्रहों का विसर्जन, उन्हीं ग्रहों का तर्पण होगा जो हमारी जन्म कुंडली में श्राप लगाते हैं, जो हमारी जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों को बांध लेते हैं, जो हमारे रत्नों को काम नहीं करने देते। हम कितने कितने उपाय करते हैं, कितने टनों दालें जल प्रवाह कर देते हैं, चीज़ें पानी में डाल देते हैं, मंदिरों में इतने मत्थे रगड़ देते हैं, लेकिन काम नहीं ना सिरे चढ़ते। वो हमारी ऑरा ख़राब होती है, हमारी ऑरा ख़राब होती है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हमारे आभा मंडल में से नकारात्मक ग्रह की बुरी एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, फिर जाकर ये रतन वगैरह काम करते हैं। समय कम है, नहीं तो मैं आपको बताता कि कैसे अगर कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई योगी मोर पंख से शरीर को झाड़ दे, जिसे हम कहते हैं झाड़ा करवा दिया है, तो वो भी हमारी ऑरा को ही साफ करते हैं। देखिए ये कितनी टेक्निकल बातें हैं हमारे शास्त्रों की। बड़े बड़े साधु संतों के पास मोर पंख होता है, वो अपने भक्तों को मोर पंख से आशीर्वाद दे देते हैं, मोर पंख से उनकी बॉडी को झाड़ देते हैं, वो ऑरा क्लीन कर देते हैं। और मोर का पंख जिससे सर्प डरता है, जो भगवान कृष्ण के मुकुट का एक आभूषण है, जिसके पास ऐसी एनर्जी है कि मोर के पंख से सारे रेप्टाइल्स डरते हैं, जैसे छिपकली है, सर्प है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। तो ये क्या है, ये साधु संत क्यों हमें मोर पंख से झाड़ देते हैं? वो हमारी ऑरा क्लीन करते हैं। वही सिस्टम हमें ज्योतिष सिखाता है, वही सिस्टम हम सोमवती अमावस को काल सर्प दोष, पितृदोष की पूजा करके करेंगे। तो आप सबको फिर से यही आग्रह है कि जो लोग ये बातें सुनकर अपनी जन्म पत्री के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, रतन पहनना चाहते हैं, अपने लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर से पहले पहले अपनी जन्म पत्री दिखानी चाहिए। और स्क्रीन पर आ रहा जो नंबर है मेरा, इस नंबर पर कृपया ज़रूर संपर्क करें आने से पहले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, बेकार में बैठना ना पड़े, इधर उधर घूमना ना पड़े। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। कल जो मैंने आपको बताया कि राहु बहुत परेशान करता है, आजकल गोचर में क्या हो रहा है ये भी बताने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।